Hello students, today we continue with the next application of palynology, that is in allergy. So the question, for example, explain the significance of palynology in allergy, or what is role of palynology in allergy. So first of all, what is palynology? So palynology which deals with the study of pollen and spores एनालिसिस। तो पैलिनोलॉजी में मोस्टली पोलन और स्पोर एनालिसिस किया जाता है। देन व्हाट इज एरोपैलिनोलॉजी? तो एरोपैलिनोलॉजी इज नथिंग बट द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पोर्स एंड पोलन इन ऑफ प्लांट विच इज़ प्रेजेंट इन द एयर। जो एयर में पोलन और स्पोर्स प्रेजेंट रहते उसका जो स्टडी किया जाता है उससे एरोपैलिनोलॉजी बोला जाता है। सो नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एरोपैलिनोलॉजी इन एलर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एलर्जी? Allergy is the condition of hypersensitivity of the body. Human body suffers from some itching, irritations, some redness, rashes, some patches like reactions due to the certain pollens and spores एक्सेट्रा। तो एलर्जी में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी में कुछ हाइपर सेंसिटिविटीज़ प्रोड्यूसेस होती है। फॉर एग्जांपल इचिंग होना, फिर इरिटेशंस है, जो रेड रेड स्पॉट आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, और कुछ रैसेस भी हो जाते हैं। तो सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ दिस एलर्जी। तो in certain cases respiratory intakes become red, swells, or may not be able to do functions of inhalation or exhalation due to certain spores and pollen। तो एक स्किन एलर्जी का एक टाइप है, और दूसरा जो पोलन और स्पोर्स है, दीज आर ऑल्सो अफेक्टेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ से हम सांस अंदर बाहर करते। some pollens or spore also affected on this region, and this patch will be reds or swelling, or it also not able to inhale or exhale. So these types of causes आर ड्यू टू दिस पोलन्स और स्पोर्स। जो एयर में पोलन्स और स्पोर रहते हैं उसकी वजह से हमें स्किन एलर्जी भी हो सकती है, और साथ में हमें रेस्पिरेटरी एलर्जीज भी होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सोर्सेस ऑफ एलर्जिक पोलन ग्रेन्स। तो कौन से प्लांट्स के पोलन एलर्जिक रहते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पोलन ग्रेन्स ऑफ अमेरेंथस, कैशिया, देन प्रोसोफिस, पार्थेनियम, xanthium, then Haloptora, cynodons are most commonly reported as aeroallergic pollen grains। जो आपने पार्थेनियम देखा होगा, कांग्रेस का प्लांट, उस उससे बहुत सारे लोगों को एलर्जीज होती है। और जो साइनेडोन है, जो हम जो ग्रास में है, जो उसकी भी हमें बहुत सारे लोगों को एलर्जीज होती है। ऑल्सो जो अमेरेंथस है, जो कैशिया, प्रोसोप्सिस है, उसके कारण भी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत सारे जो एलर्जीज प्रोड्यूस होती है। तो नेक्स्ट इज द पोलन ग्रेन्स ऑफ फैमिली पोएसी, that is Gramini, dominate in all the regions of India
that pollens of poaceae is about 20 to 45% of total aerospora and it is highly allergic. जो पोएसी है, पोएसी दैट मीन्स, और उसका अनदर फैमिली नेम है ग्रैमिनी। तो जो ग्रैमिनी फैमिली के जो भी प्लांट्स है, हाँ, फॉर एग्जांपल ग्रासेस, उसके अंदर सब ग्रासेस आते हैं पोएसी में। तो जो ग्रासेस है, ग्रासेस के पोलन्स पूरे हमारे इंडिया में वो मिलते हैं और वो भी 20 to 45% जो एरोस्पोरा यदि हम स्टडी करते हैं तो उसमें ज़्यादातर पोलेंस हमें पोएसी फैमिली के जो प्लांट्स है और जो ग्रासेस है उसके ही हमें दिखाई देते हैं और वो मोस्टली एलर्जिक रहते हैं जो पोएसी के मेंबर्स हैं वो। तो सम Anemophilus, that is airborne pollens of Azadirachta, then Acalypha, Lantana, Argemone, Bougainvillea, Mangifera, Brassica, etc. are highly allergic. Pollens of these plants have been proved allergic when through occurring in low concentration in air. जो जो यहाँ पे प्लांट्स दे, फॉर एग्जांपल एजा डायरेक्टा, जो नीम का प्लांट्स रहता है वो, फिर अकेलिफा है जो कैटटेल उसे बोलते हैं हम, लैंटेना कैमेरा दैट इज जिसके येलो रेड फ्लावर्स में वो हमें ज़्यादातर मिलते हैं, उसको हम घानेरी भी बोलते हैं। देन आर्जिमोन है, बोगनविलिया का प्लांट है, मैंगीफेरा है जो मैंगो का है, फिर ब्रासिका जो मोहरी वगैरह है, वो उसके जो पोलन्स है वो भी पोलन्स हाईली एलर्जिक रहते हैं और मोस्टली यदि उसका लो भी कंसंट्रेशन रहे एयर में तब भी वो हमें एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। देन नेक्स्ट इज द सम पीपल मे हैव allergy of dust because the dust contains a lot of fungal spores of पेनिसिलियम, एस्परजिलस एंड अल्टरनारिया एक्सेट्रा। तो वो हमने प्लांट्स के देखे कुछ पोलन्स है जो हमें डस्ट की एलर्जी होती है। तो डस्ट की एलर्जी क्यों होती है, तो उसमें भी कुछ पोलन्स रहते हैं जो फंगल पोलन्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो पेनिसिलियम है, एस्परेगस, अल्टरनारिया, इस जो फंगल स्पेसीज है उसके पोलन से, उसकी वजह से भी हमें एलर्जीज होती है। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट दैट इज द मेथड्स टू डिटरमाइन एरो एलर्जीज। तो जो एयर में पोलन्स और स्पोर प्रेजेंट रहते हैं उसका स्टडी कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे कि मेथड्स क्या है। फॉर वैक्यूम पंप मेथड, first method is the vacuum pump method. In that the air is drawn through filter paper by using vacuum pump. Filter papers are changed after 24 hours. तो जो वैक्यूम पंप एक मशीन्स होती है उसमें ऊपर फिल्टर पेपर्स लगाए जाते हैं और साइड से प्रेशर देके जो भी ऊपर फिल्टर पेपर को जो भी अटैच मटेरियल रहता है वो नीचे सक एकदम प्रेशर से सक किया जाता है वैक्यूम पंप में। तो यहाँ पे जो भी फिल्टर पेपर से 24 आवर्स चेंज किए जाएंगे और उसमें कौन कौन से पोलन्स और स्पोर से वो स्टडी किए जाएंगे। जो दूसरी मेथड है ग्रेविटी स्लाइड मेथड। यहाँ पे जो स्लाइड्स है, स्लाइड को ग्लिसरीन जेली या तो ग्रीस लगा के ऐसे एयर में रखते हैं ताकि जो भी पोलन स्पोर्स वगैरह हो वो उसको अटैच हो जाए और फिर उसका हम स्टडी कर सकें। तो यहाँ पे जो एरोस्पोरा है और जो
एरो एलर्जिक जो पोलन्स और स्पोर स्टडी करने के लिए मोस्टली दो मेथड्स यूज़ करते हैं। एक है वैक्यूम पंप मेथड और दूसरी है ग्रेविटी स्लाइड्स मेथड। So these glass slides is sprayed with the glycerin jelly to form thin layer. Then such a slides is placed in open space. It is changed after 24 hours. The glass slides or filter papers can be observed under microscope for analysis of aero allergens. The knowledge of morphology of pollen grains is necessary for identification of these isolated aeroallergens. So, the study of aeroallergens helps to correlate the sporadic aeroallergy. The frequency of aeroallergens varies with the season according to the data of aeroallergy and doctors can be treated the patient. So जो दो यहाँ पे मेथड दी है वैक्यूम पंप एंड ग्रेविटी स्लाइड्स मेथड, उससे हम जो भी पोलन्स और स्पोर्स जो एयर में प्रेजेंट रहते हैं वो हम स्टडी कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो भी जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं उसकी मदद ले सकते हैं ताकि वो पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सके। देन pollen grains discharges a kind of protein in human body under favorable conditions. In sensitive individuals, it creates hypersensitivity or allergies. These allergenic proteins have different physicochemical structure. So these different molecular size, every sensitive individual response to these allergy substances different. तो जो एलर्जिक जो भी सब्सटेंसेस रहते हैं वो क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन्स जब वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करते तब वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स छोड़ देते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हर एक सब्सटेंस की जो सेंसिटिविटी अलग अलग रहती है। देन द एलर्जेनिक कंपोनेंट्स इंक्लूड हाई फीवर, अस्थमा, bronchitis, skin diseases and rhinitis. It is seasonal allergy. It is asthma about 6% and rhinitis about 40%, or more prevalent as compared to perennial and irregular allergies. तो जो due to this allergy, some symptoms like fever, high fever, asthma, bronchitis, skin diseases, rhinitis, or seasonal allergies are happening in due to these allergies. So this aeropulmonology is thus a useful branch to collect data of various allergens. Its seasonal variation affects the aeroallergens and human and other organisms. Remedies for aeroallergens obtained by aeropulmonology. तो जो भी डेटा है फॉर स्टडिंग दिस एरोपेलिनोलॉजी से हमें जो भी डेटा मिलता है वो डेटा कलेक्शन, it is another one important aspects in that we have to collect data from various locations and
different seasonal variations with effects on humans, that is different aero allergens are also produces in humans and other organisms. Also we can find out the remedies for aero allergens obtained from the aeropaleontology. So this is also one of the important branch in our application of palynology, uh, that is the aeropaleontology. So lastly I saw sortings about this allergy or palynology that is used in allergic. So first of all you have to write down what is palynology, what is aeropaleontology, and what is allergy. So in allergy there is the two types of mostly two types of allergies are produces. One is the skin related allergies, and another one is the respiratory tracts related. So these uh, aeroallergic pollens or grains are different sources. So most common pollen grains are found in the air are the Amaranthus, Cassia, Prosopis, Parthenium, Xanthium, Haloptora, then Cynodon, etc. But in the family Poaceae or Gramineae, uh, in India, most of the that is most that means 40 to 45%, sorry, 20 to 25% of pollens are observed in the air spora or aerospora. So the some anemophilous, that means जो plants which are the pollens which are transferred to the animals. In that case the example that is Azadirachta, directa, then Acalypha, Lantana, Argemone, Bougainvillea, Mangifera, Brassica are some examples in that the high allergic pollens are present, but they occurring in air with very low concentrations. Then some pollens are also present in the dust, that is the fungal spores, for example Penicillium, Asparagus and Alternate, which are also causes or affected the respiratory systems. Then methods to determine the aero allergies. First one is the vacuum pump method and gravity slides method. So with the help of these two methods we can study the different aerospora which are affected these humans. So these also there is one important point, that is the जो allergic components है, these allergic components are mixed with these proteins, and they produces the effect on these various uh, effects on the fever, asthma, bronchitis, skin diseases, rhinitis and seasonal allergy. So in that case these allergic components are more prevalent as compared to the perennial, or as compared to the different allergens. So this aeropaleontology is very useful branch to collecting the various data or information from of aeroallergens
Also, it also helps to notice the seasonal variations and effects of allergens or aeroallergens on the human and the other organisms, and it helps to find out the remedies for aeroallergens. So this is one of the different application of palynology. So I stop here. In next video we talk on the another application of palynology, that is the palynology in forensic science. So now I stop here.